हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक हमारी बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, जो कि हम 7 डेज़ रिवीजन के लिए पर्पज़ से आए थे कि 7 डेज़ में हम सारा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जिसमें कि अभी सिर्फ़ एक कल की स्टैटिक जी की क्लास छूटे हुई है, उसकी वजह सिंपल सी है कि मेरे पास कंटेंट तैयार नहीं हो पाया था, तो कंटेंट छूट गया था बट आज मैंने सारा कंटेंट तैयार कर लिया है, सिर्फ़ एंशिएंट हिस्ट्री का बस बाकी रह गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट होने के बाद हम सारा का सारा वीडियो एक साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइव तो कोई भी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोगों का साथ अच्छा नहीं मिला है, सीधी-सी बात है। साथ अच्छा नहीं मिला इसलिए वीडियो बनाने का कम से कम मन था, लेकिन मैंने इस बार वादा किया था कि इस बार ये वाली सीरीज़ तो कम से कम मैं पूरी करके रहूँगा। लेकिन हाँ, हमारा जो जीके का आने वाला है, एसएससी, पीसीएस, पीएससी और रेलवे या जो ये सारे एग्ज़ाम होंगे, बैंकिंग हो, जहाँ-जहाँ पे जीएस का आता है, उस सारे के लिए मैं एक कंप्लीट जीएस लेके आऊँगा, कंप्लीट जीएस। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगी सभी के लिए। तो तब तो आप लोगों का फर्ज़ बनता है कि ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और अगर आपने जो भी सीरीज़ फ़ॉलो नहीं की है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही होगी आई बटन में। सो आप उसमें जाके क्लिक कर लें या लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें। तो आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस मिल जाएँगी और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएगी और आपको इसकी इंडियन इकोनॉमी नहीं, इसके अलावा पॉलिटी की क्लासेस मिल जाएँगी। तो आपको ये 3 क्लासेस अभी तक मिल चुकी होंगी, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले को और हाँ, पीटीएस टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की है तो पीटीएस टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। इसका 100 प्लस टेस्ट है इसमें जस्ट 499 में। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है? प्राइम जीएस अकेडमी ऐप पर जाना है, ठीक है? और जल्द ही यहाँ पर मैं जो कोर्स है वो भी लॉन्च करूँगा। इसमें कुछ अलग बेनिफिट्स हैं, है ना? बाकी आपको यूट्यूब पर तो फ्री अवेलेबल रहेगा ही टेस्ट, पूरा का पूरा कोर्स फ्री रहेगा। इसके अलावा 5 मिनट एसएससी के मॉक टेस्ट रहेंगे, 5 और हैं, 5 और ऐड करूँगा इसमें टोटल कर दूँगा मैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है और यह कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 1506.7 किलोमीटर और 7 देशों के साथ इसमें इतना डीपली चला गया है, ठीक है? और 15,200 किलोमीटर और 8 देशों के साथ, 14,103 किलोमीटर 6 देशों के साथ, 15,106.7 किलोमीटर 6 देशों के साथ। तो इसका जो सही आंसर है 1506.7 किलोमीटर 7 देशों के साथ। हाँ, इसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी की आपने क्लास नहीं देखी है, तो मैंने भारत का संपूर्ण भूगोल के नाम से भारत का संपूर्ण भूगोल के नाम से एक क्लास रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें मैंने डिटेल में सारी कुछ समझाया हुआ है। उसका जो अ, लिंक है यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है, जो 7 देशों के साथ साझा करती है। 7 देश कौन-कौन से हैं? जो पहला देश है वो पाकिस्तान कह दो, पाकिस्तान है, इसके साथ 3,223 किलोमीटर है, ठीक है? इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है, वो है चीन। चीन के साथ कितनी है? 3,488 किलोमीटर और इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है? आता है नेपाल। नेपाल जो 1751 किलोमीटर और फिर भूटान। भूटान के साथ जो साझा करती है वो 699 किलोमीटर। इसके अलावा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो है 4,096 किलोमीटर। छठवें नंबर पे आता है म्यांमार बर्मा, म्यांमार बर्मा, म्यांमार उसको कहते हैं, 1643 किलोमीटर है इसके साथ। और फिर सबसे लास्ट में आता है अफ़गानिस्तान, 7वें नंबर पे। 7 कंट्री आपको याद कर लेनी है, सारी की सारी कंट्रीज़ किसके साथ कितनी है और सभी का पूछा जाता रहा है लगभग तौर पे। तो 106 किलोमीटर, जो सबसे अधिक है वो है बांग्लादेश की और जो सबसे कम है वो है, सबसे अधिक है बांग्लादेश और सबसे कम है अफ़गानिस्तान। आपको इनको रट लेना है। इसके अलावा जो तटीय रेखा की लंबाई है, वो है 7,516 किलोमीटर, जो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है। जो तटीय रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है? इसमें 9 राज्य हैं, 9 राज्य और कह सकते हैं सेकंड नंबर पे
4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 4 यूटीज, इनके नाम आपको रट लेने हैं कि कौन-कौन से राज्य हैं। इसमें जो सबसे अधिक राज्य है वो है गुजरात, की सबसे अधिक सीमा ये है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का क्षेत्रफल कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% है और भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% है। उपरोक्त में से कौन-सा सही कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है, तो वो दोनों सही है कि भारत विश्व की जनसंख्या लगभग 18% की जगह पे इस पे 17% है लगभग। लेकिन 18% अब तो बढ़ भी गई है, तो 18% कह सकते हैं। ठीक है? और जो भारत का क्षेत्रफल है, कुल भूमि क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? और जो विश्व भूमि क्षेत्र का 2.4% है, तो एकदम सही है। ठीक है? और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा विश्व का 7वाँ देश है? तो सबसे बड़ा 7वाँ देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 7वाँ बड़ा कौन-सा? 7वाँ। और यहाँ पर जो जनसंख्या है, ये अभी प्रथम में ही आया है, नहीं आया है बल्कि दूसरे पे ही है, अभी भी 40 करोड़ सो दूसरे पर ही, ठीक है? दोनों सही हैं, इसमें जनसंख्या का घर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल दृष्टि से और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है? फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 नंबर क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देशों को उनकी सीमा की लंबाई के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो प्रदेशों के साथ लंबाई सही क्रम में है। चीन सबसे पहले आ जाएगा, इसकी मैंने बताया था 3,488 किलोमीटर है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा बांग्लादेश बांग्लादेश और उसके बाद आ जाएगा म्यांमार और उसके बाद आ जाएगा आपका हाँ, इतने 4 ही तो थे, ठीक है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो चीन 2 नंबर पे, पाकिस्तान 3 नंबर पे, बांग्लादेश 1 नंबर पे और म्यांमार आपका 4 नंबर पे से 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 3 नंबर, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए आप। सब लिखा हुआ है पहले भी और भारत की जो सबसे छोटी सीमा है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, फिर भूटान के साथ 699, फिर है नेपाल के साथ 451 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4 आते हैं, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाएँ। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी बृहद पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर-दक्षिण भारत को अलग करता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये एक दूसरे से सही मिले हुए एकदम। तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए एक सही है। तो ए का पहला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिण भारत को अलग करता है, एकदम सही है। बी का दूसरा, ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो सी का तीसरा और फिर इसके बाद आता है पश्चिमी घाट जो सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है, तो डी का चौथा। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये लगभग 350 मिलियन वर्ष पुरानी है, ध्यान रहे यहाँ पे। और भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5वां आता है, मतलब 5वां आता है, 5वां नहीं 5वां होता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो सबसे ऊंची चोटी पूछा है, पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। अब जैसे जो कंचनजंगा है वो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, ठीक है? और धौलागिरी है वो नेपाल में स्थित है। तो एक यहाँ पे जो है ये नामचा उरवा है, ये यहाँ पर नहीं है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2, ये कहाँ पर स्थित है? पीओके में। तो इसने पूछा पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में स्थित है और इनमें से कौन सी है? ठीक है, इसमें से जो है वो नंदा देवी है, 7,816 मीटर ऊंची है। 7,816 मीटर ऊंची है, जो हिमालय की ऊंची स्थित है और उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है? यहाँ पर ये है। कंचनजंगा जो है वो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है वो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में है, ठीक है? और जो नामचा पर्वत है, ये बेसिकली कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कह सकते हैं इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की सबसे ऊँची K2 गॉटविन पाक अधिकृत कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 6वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक ऊँची है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक ऊँची है? नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट से नीचे है और पूर्वी घाट निरंतर श्रृंखला नहीं बनाती, एकदम सही है। दोनों सही है।
मतलब आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। जो पूर्वी घाट है वो निरंतर श्रृंखला नहीं बनाते बल्कि खंडित रूप में है, और पहला गलत है क्योंकि जो पूर्वी घाट से अधिक ऊँचा कौन है? पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट की जो औसत ऊँचाई है वो 1000 से 500 मीटर के आसपास है। ठीक है? और वहीं जो पूर्वी घाट की ऊँचाई है वो 600 मीटर के आसपास पड़ती है। ठीक है? इसलिए आपका जो सही हो गया छठवें का बी नंबर सही है, केवल 2। यहाँ पर लिखा है पश्चिमी घाट की ऊँचाई एक हज़ार से 1500 मीटर है और पूर्वी घाट की 600 मीटर ऊँचाई है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊँची चोटी होती है वो अनाईमुडी है 2695 मीटर। प्रश्न नंबर 7वाँ आते हैं। अभिकथन, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। सो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है, एकदम सही है। और यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा एकदम भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ढक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा है जो लगभग 25 करोड़ वर्ष पुराना है। कहाँ पड़ता है ये? गोंड ढक्कन का पठार। तो ए वाला जो हिस्सा है ये ढक्कन का पठार पड़ता है यहाँ पे। ठीक है? ए वाला स्पेसिफिक। ठीक है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है? हिमालय के किस भाग में सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक ग्लेशियर पूछा गया है कि किस भाग में पाए जाते हैं। सो हिमालय के जो है वो पश्चिमी भाग में सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी भाग में। जब आप ये वाले मैप को यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ पर पड़ते हैं सबसे अधिक ग्लेशियर? हिमालय कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? जो हिमालय है तो ये वाले क्षेत्र में हिमालय पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये पूर्वी भाग है और यहाँ से लेकर ये वाला पश्चिमी भाग है। तो कहाँ पर पड़ता है ये? इस वाले भाग में सबसे अधिक ग्लेशियर मिलते हैं यहाँ पर। आपने सुना होगा कि आज ये वाला ग्लेशियर पिघल गया, ये वाला ग्लेशियर पिघल गया। ये पश्चिमी हिमालय में सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। जो ये वाला एरिया है यहाँ पर सबसे अधिक होते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में। जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये जो है वो 72 किलोमीटर लंबा है। कितना? 72 किलोमीटर लंबा है सियाचिन ग्लेशियर। वहीं जो बियाफो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर एक, इसके बाद वोल्टेरो ग्लेशियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कुछ मैंने पढ़ाए हुए हैं वो संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में। उसको आप देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं देखने के लिए, बट वो आपका डिसीजन है। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है? तो इसलिए मैं डिटेल में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 72 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रहे व्यापक ग्लेशियर, वोल्टेरो ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काराकोरम, लद्दाख और जासकर श्रेणियाँ जो अत्यधिक ऊंचाई और ठंडा पंद्रह ग्लेशियर होती हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को जोड़ता है? सो कौन सा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे को जोड़ता है? तो इसमें बारालाचा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को जोड़ता है। तो यह श्रीनगर और गिलगित जो है पाकिस्तान में पड़ता है के बीच स्थित है। श्रीनगर और गिलगित के बीच, और गिलगित के बीच स्थित है। जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी से सतलज नदी होकर निकलती है। और पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है? ये जम्मू से जोड़ता है। किससे? जम्मू से जुड़ता है। और बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी के पास। ठीक है? तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। कश्मीर से जुड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा को भी जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 10वां आता है। खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा, सिपला दर्रा और जलेपला दर्रा। तो सबसे पहले जो है, जो खैबर दर्रा है वो कहाँ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में पड़ता है। एकदम सही है। और जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? भारत चीन सीमा पड़ता है। ये भी सही है। सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा, बेसिकली सिक्किम में। और सिपला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये तिब्बत की सीमा पर है। और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम तिब्बत में है।
ठीक है, तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ए का ए नंबर, बी का दूसरा नंबर, सी का तीसरा नंबर और डी का चौथा नंबर। यहाँ पर अगर सभी दरों सही मेल खाते हैं, ऑलरेडी सही है सब कुछ बता चुका हूँ। पूर्वी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पूर्वी पहाड़ियों का पूछा हुआ है ना? तो पूर्वी पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं? तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिक्किम हो गया और ए वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ से तो और ए वाली जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो पड़ती हैं, ये जो पहाड़ियाँ नागा पहाड़ियाँ, पटकाई मुम पहाड़ियाँ ये सारी हैं। तो इसमें से जो सबसे ऊंचा भाग है जो, वो पटकाई पहाड़ियों का है, पटकाई बूम का। पटकाई बूम का सबसे ऊंचा भाग है। इसमें जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो दाफा बम चोटी है। दाफा बम 4,578 मीटर ऊंची है। पटकाई पहाड़ियां जो पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं और म्यांमार तक फैली हुई हैं। वहीं जो नागा पहाड़ियां हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती है। सारामती 3,826 मीटर है। 3,826 मीटर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यांमार तक फैली है और नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, 3,826 मीटर। प्रश्न नंबर 12वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो हिमालय की नदियां जो है वो बारहमासी हैं, सही है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी, ये भी सही है। दोनों कथन सही, एक और दो दोनों, है ना? क्योंकि जो बारहमासी नदियां हैं इनको क्या है, ग्लेशियरों से जल प्राप्त होता है 12 मास। ग्लेशियर हैं जो, उनसे जल प्राप्त होता है 12 ही मास। और जो प्राकृतिक नदी जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मौसमी है क्योंकि ये जब दक्षिण पश्चिमी मानसून है पर निर्भर है। किस पे? दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मौसमी है क्योंकि ये मुख्यतः बारिश पर निर्भर है। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। महान हिमालय उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर आप इस साइड को ओर जाओ तो दक्षिण की ओर। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। और या कह सकते हैं कि यहाँ पे ही ऐसी है। तो उत्तर हिमालय सबसे पहले, हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और ट्रांस हिमालय। सबसे पहले पड़ता है ट्रांस हिमालय। कहाँ पर पड़ता है ट्रांस हिमालय? बेसिकली अब हम आपको यहाँ पे बनाते हैं एक आपका छोटा सा मैप। तो मैप को देखिए। हाँ, यार, हाँ, अब सही। तो मैप देखते हैं। हम्म, ये है आपका मैप। हाँ, मैं पूरा पाकिस्तान ले आऊंगा। लो, भारत में पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब तो खुश है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय पड़ता है, ये वाला क्षेत्र है जो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय वह है जो पहले निर्मित हो गया था जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी इंडियन प्लेट। तो सबसे पहले जब टकराने के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण ही हुआ था। फिर उसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय, यहाँ पर, है ना, जिसको बृहद हिमालय भी बोलते हैं, हिमालय भी बोलते हैं। और फिर आता है आपकी शिवालिक श्रेणियाँ और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर HFF आता है। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहाँ पर मध्य हिमालय से पहले बृहद हिमालय आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय 4 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय, महान हिमालय, जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे मैं महान हिमालय की जगह बृहद हिमालय बोल रहा था। ठीक है, हिमाद्री हिमालय। फिर आपका आता है मध्य हिमालय और उसके बाद आता है आपका शिवालिक श्रेणियाँ। सो 4 1 2 3, 4 1 2 3, सही है। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तर में स्थित है और शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित है। कश्मीर घाटी एक अंतर पर्वतीय घाटी है। यह पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, एकदम सही है। अंतर पर्वतीय घाटी है और एक पीर पंजाल महान हिमालय के बीच स्थित, सही है। यहाँ पर लिखा हुआ जो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी, यह समुद्री तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह प्राचीन झील के अवशेष हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय को 3 भागों में विभाजित करने का आधार नहीं है?
तो कौन-सी नदी है जो हिमालय को 3 भागों में जो है विभाजित करने का आधार नहीं है? तो वो है यमुना। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं जो, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ जो पश्चिमी हिमालय सिंधु से गंगा तक, मध्य हिमालय गंगा से ब्रह्मपुत्र तक और पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र के पूर्व में। यमुना इस विभाजन का आधार नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर हिमालय को 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं हम, ठीक है? पश्चिमी हिमालय, सबसे पहले आता है पश्चिमी हिमालय, उसके बाद जो आता है वो आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद आता है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और इसमें जो है सिंधु से गंगा तक, सिंधु से गंगा तक और मध्य हिमालय जो है वो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक और पूर्वी हिमालय जो है वो ब्रह्मपुत्र के पूर्व में है, ब्रह्मपुत्र के पूर्व में है, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। यमुना इस वाहिनी का आधार नहीं है। फिर आता है रोहतांग दर्रे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रोहतांग दर्रे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी है। तो बेसिकली यह ब्यास और चिनाब नदी घाटियों को जोड़ता है। यह ब्यास और चिनाब नदी घाटियों को जोड़ता है। जो है बेसिकली जो यह मनाली और लाहौल स्पीतियों में है ना? जो सबसे है, यहाँ पर लिखा हुआ है मनाली और लाहौल स्पीति से जुड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और सबसे ऊंचा मोटार योग्य दर्रा खारदुंगला है, जो 5,359 मीटर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17वां आता है, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाएं। कुल्लू घाटी, ब्यास नदी, स्पीति घाटी, स्पीति नदी, जास्कर घाटी, जास्कर नदी और नुब्रा घाटी, सियूक नदी। सही मिले हुए एक दूसरे से, सब कुछ सही मिला हुआ है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो जो कुल्लू घाटी है वो व्यास नदी की घाटी है और स्पीति घाटी है वो स्पीति नदी की घाटी है और जांस्कर घाटी जांस्कर नदी घाटी है, नुब्रा सोरेक नदी घाटी है। सभी जो है हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं। कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं। सियूक नदी घाटी है सबसे लंबी नदी घाटी है, सियाचिन में पड़ती है। यहाँ पर पड़ती है सियाचिन में। और नुब्रा नदी घाटी सबसे बड़ी वैली है ये, ठीक है? जांस्कर जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से जो है वो पड़ता है किसमें? बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय का क्षेत्र है। स्पीति और ब्यास नदी हैं जो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर ही लिखा हुआ है सारा कुछ जो भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की पूछी हुई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, माउंट आबू में पड़ती है, राजस्थान में, ठीक है? कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में, माउंट आबू में, ठीक है ना? जो 1722 मीटर है, 1722 मीटर, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है और अरावली श्रेणी दिल्ली से गुजरात तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 19वां है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्व पश्चिम में फैली हुई है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है? सही कथन पूछा हुआ है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है पूर्व से पश्चिम दिशा में ही फैली हुई, सही है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में ही फैली हुई, तो दोनों ही कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है पूर्व से पश्चिम दिशा में, मतलब गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली है और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है और दोनों ही प्रायद्वीप विभाग की प्रमुख श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 20वां, मतलब 20वां है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ स्थित है? तो जो अनाईमुडी के बारे में पूछा है कि अनाईमुडी जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ? पश्चिमी घाट की, ठीक है? एक कहाँ पर स्थित है? सो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। अनाईमुडी कितनी ऊंची है? 2695 मीटर, नहीं 2695 मीटर, 2695 मीटर लिखा हुआ। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुडी का अर्थ है हाथी का माथा। वह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है यहाँ पर।
रायमुडी चोटी में, ठीक है। ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किन राज्यों में फैला है? तो जो छोटा नागपुर का राज्य है, पठार है, वो बेसिकली झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ पर उड़ीसा नहीं है, यहाँ पर क्या है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार है, ठीक है? यानी कि बी नंबर सही, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर उड़ीसा में ही विस्तृत है, वही मैं सोच रहा था कि उड़ीसा में ही विस्तृत है, बट यहाँ पे कुछ छोटा-मोटा क्षेत्र है। तो एक प्रकार से 4 राज्य में वही सोच रहा था कि बिहार में उड़ीसा भी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था जो और उड़ीसा भी था इसमें। इसमें 4 राज्य हैं, ठीक है? और जो इसकी औसत ऊँचाई है, वो कितनी है? 700 मीटर के आसपास है, ठीक है? इसको छोटा नागपुर को भारत का रुर कहा जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपने वो हमारी वीडियोज़ देखी है या कहीं से और ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो आपको बताना है कि छोटा नागपुर पठार से कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। छोटा नागपुर पठार से कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं? कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं? प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22वां है सही क्रम में, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ और कार्डन पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऊँचाई के अनुसार जो क्रम लगाना है, ऊँचाई के अनुसार लगाना है, सही क्रम में बताना है। तो जो सबसे ऊँचाई क्रम में आता है, सबसे पहले आती हैं अन्नामलाई या अनाईमुडी कहलाती हैं, जो 2695 मीटर है, यानी कि ऊँचाई। तो फिर इसके बाद आता है नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है वो आती है 2637 पे, 2637 मीटर। और फिर कार्डेमम जो है वो आती हैं अगस्त्यमलाई जो 1868 मीटर। और फिर आती है पालनी जो तमिलनाडु में पड़ती है 1800 मीटर। तो सबसे पहले 4 नंबर, फिर उसके बाद आपका पहला नंबर, उसके बाद 1868 मीटर यानी कि 3 नंबर, और फिर उसके बाद आता है पालनी पहाड़ियाँ। सो 4, 1, 3, 2 यानी कि ए नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, वो पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 23वां आता है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है, एकदम सही है। और पूर्वी तटीय मैदान में अधिक नदियों का डेल्टा निर्माण हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर तो ए आर दोनों सही है। क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वो ऊंचा है और चट्टानों से भरपूर है। यहाँ पर चट्टानी क्षेत्र है, जब चट्टानी क्षेत्र इस वजह से, और यहाँ पे जो नदियाँ हैं इसकी वजह से डेल्टा बन के आता है, जो यहाँ पर डेल्टा ही मैदान है बहुत सारे, पूर्वी तटीय मैदान में। इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जो पूर्वी तटीय मैदान है औसत चौड़ाई 100 से 120 मीटर है, और पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई जो 50 से 65 किलोमीटर से चौड़ा है। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के बड़े डेल्टा बनाए हैं। प्रश्न नंबर 24, मालाबार तट किस राज्य का हिस्सा है? मालाबार तट के बारे में पूछा हुआ है, केवल केरल का, केरल, कर्नाटक, गोवा का, केरल और कर्नाटक का, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र का। तो जो मालाबार तट है वो केरल, कर्नाटक, गोवा का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है? यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है किसका? पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपने अगर देखा हो ठीक से तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो मालाबार तट में पड़ता है। और थोड़ी-सा और नीचे चले जाओ तो ये वाला क्षेत्र जो मालाबार तट में पड़ता है, और यहाँ वाला जो है वो कोंकण तट में पड़ता है, ठीक है? और यहाँ वाला भी क्षेत्र, ठीक है? और वहीं पर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो उत्कल तट कहलाता है, और यहाँ वाला क्षेत्र जो है आंध्र तट कहलाता है, आंध्र तट कहलाता है। ये पश्चिमी तटीय मैदान का है, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है, मालाबार तट बैकवाटर, लेगून और मोहानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25वां आता है, कोरोमंडल तट का हिस्सा है। कोरोमंडल तट जो है वो पुदुचेरी, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मछलीपट्टनम जो कि इसमें पड़ता है, और पुदुचेरी, ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं वो किसमें पड़ते हैं? कोरोमंडल तट का हिस्सा है। लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर लगा जा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या जो बताना है लक्षद्वीप समूह में, तो बेसिकली मैंने उसमें पढ़ा हुआ था कि 36 थी टोटल। नहीं, 36, जिसमें केवल 10 द्वीप हैं जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, 10 द्वीप हैं यहाँ पर, है ना? और अरब सागर में स्थित है, कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। और केरल तट है जो, उससे लगभग कितना 200 से 200 मतलब 440 किलोमीटर पड़ता है। और कावरत्ती है जो, इसकी लक्षद्वीप की राजधानी, और कोरल द्वीप है, लगभग कुल कितने 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कितना? 32 वर्ग किलोमीटर में, 32 वर्ग किलोमीटर में
फैला हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीप बसे हुए हैं, अरब सागर में स्थित है और केरल तट से लगभग 200 से 440 किलोमीटर दूर है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, केरल द्वीप है और कुल 32 वर्ग किलोमीटर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही कथन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप समूह हैं। ठीक है, एकदम सही है, 572 ही है। और रामनगर की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये भी सही है, एकदम सही है, दोनों ही सही है। इन 572 द्वीप में से कुल 37 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। कितने? 37 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर बसे हुए हैं। और यही जो पोर्ट ब्लेयर है किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलडमरूमध्य अलग करती है? कौन सी जलडमरूमध्य अलग करती है? तो ये कौन सा 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है, वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, जो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलडमरू, मतलब अंडमान हो गया यहाँ वाला क्षेत्र और निकोबार हो गया ये वाला क्षेत्र, तो ये जो है ये 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल बेसिकली किसको? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। किसको? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप में पड़ता है, वो अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल जो है, वो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रश्न नंबर 29वां आता है, इन सबको हमें एक दूसरे से मिलाना है। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, एकदम सही है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, एकदम सही है। राजस्थान में जो है वो भारत का पश्चिमतम बिंदु है, तो राजस्थान में नहीं, गुजरात में स्थित है। जो गुहार मोती है वो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है, गुजरात में स्थित है। और जो बलांगू है वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है। सो इसका जो राजस्थान नहीं है, यहाँ पे गलत है, राजस्थान गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आप गुजरात लिख लो, गुजरात में गुहार मोती है। ठीक है, तो आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। भारत की मानक रेखा कौन सी है? मानक रेखा के बारे में पूछा हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर और 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद प्रयागराज को रहती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद में प्रयागराज से होकर हो जाती है, प्रयागराज से होकर हो जाती है। और ये जो पड़ती है, ये जो ग्रीन बीच माध्यम है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, जो यह रेखा है मतलब पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और कौन से? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये वाले स्टेट्स के नाम आपको जरूर याद कर लेने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरी, मध्य प्रदेश में पहुंच गई, छत्तीसगढ़ में क्या करती थी? उड़ीसा में क्या करेगी? जगन्नाथ यात्रा करेगी और आंध्र प्रदेश में पहुंच के सीधा समुद्र में जाके मिल जाएगी। सो इस प्रकार से भारत की मानक समय रेखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। फिर आता है हिमालय का कौन सा भाग पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वांचल के नाम से कौन सा हिमालय जाना जाता है? तो वो है पूर्वी हिमालय है। ना कि अरुणाचल हिमालय भी नहीं माना जाता है, असम हिमालय भी, दार्जिलिंग हिमालय, ये सारे के सारे कह सकते हैं पूर्वी हिमालय का हिस्सा है और ब्रह्मपुत्र के पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है जो स्थित है। यहाँ पर जैसे पटकाई, नागा, मेजो, गारो, खासी, जयंतिया, पानी शामिल है और भारत में आमा की सीमा के साथ साथ फैली हुई है। प्रश्न नंबर 32वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काराकोरम श्रेणी में केटू पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में केटू चोटी स्थित है, बिल्कुल सही है एकदम, गार्डवन आस्टिन कहते हैं जिसको। और इसके अलावा जो 8,611 मीटर ऊंची है केटू जो है,
और इसके अलावा यह विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है और जो वैसे K2 गॉडवेनस्टन है, ये कहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी एकदम सही है, तो दोनों ही सही है। सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? वो है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊँचाई है वो है 8,848 मीटर। हिमालय के किस भाग को कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है? कुमाऊँ हिमालय किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो सतलुज और काली नदी वाला क्षेत्र है, उसके बीच के क्षेत्र को है। कुमाऊँ हिमालय कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। काली नदी से काली से तेस्ता तक के जो क्षेत्र को बोलते हैं, काली नदी जो कहाँ पड़ती है? तीस्ता उत्तर उत्तर प्रदेश के पास पड़ती है। नेपाल वाले इसको नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को तीस्ता से दिहांग नदी के क्षेत्र को दिहांग मतलब जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसको असम हिमालय कहते हैं। कौन-सा असम हिमालय? और सिंधु से सतलुज नदी को पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन-सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो कितना 72 किलोमीटर लंबा है। 72 किलोमीटर लंबा है और विश्व का दूसरे सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। गंगोत्रीय ग्लेशियर है जो वो 30 किलोमीटर पड़ता है। गंगोत्रीय ग्लेशियर 30 किलोमीटर पड़ता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर लिखा हुआ है गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 35वां है, निम्नलिखित दर्रों को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इन दर्रों को खारदुंगला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो सबसे पहले तो 1, 4, 2, 3 तो खारदुंगला दर्रा है, ये 5,359 मीटर पर है। ये जो मोटार दर्रा बोलते हैं इसको, मोटार योग दर्रा। फिर आता है रोहतांग दर्रा, तो जो रोहतांग दर्रा है वो 3,978 मीटर है और नाथुला दर्रा है जो 4,310 मीटर है और बारालाचा दर्रा है जो 4,892 मीटर है। तो सबसे पहले आ गया खारदुंगला दर्रा, फिर उसके बाद आपका आ गया 4,892 वाला मतलब बारालाचा दर्रा, उसके बाद आपका जो आ गया नाथुला दर्रा और रोहतांग दर्रा जो मतलब दूसरे नंबर पे आ गया। तो 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 कौन सा आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 1, 4, 2, 3 में लिखा हुआ 1, 4, 2, 3 जबकि 1, 4, 3, 2 आ रहा है इसमें भाई। तो 1, 4, 3, 2 ही है इसमें गलत है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 इसको सही लगा लेना है आपको आंसर। तो ये है शिवालिक श्रेणी श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी जो है सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। तो मतलब शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, एकदम सही है। शिवालिक श्रेणी सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है शिवालिक हिमालय जो है सबसे दक्षिणी श्रेणी है जो औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है और यह सबसे कम ऊंचाई वाली, परंतु इसकी कम ऊंचाई इसके दक्षिण में होने का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 37 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो गलत है वो पीर पंजाल राजस्थान, पीर पंजाल राजस्थान यहाँ पे थोड़ी ना है, मोस्टली उत्तराखंड में ही पड़ता है और पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो धौलाधर है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मोस्टली जो श्रेणी है वो उत्तराखंड में पड़ती है और महाभारत जो है वो महाभारत श्रेणी है जो हिमालय में नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तराई क्षेत्र मतलब जहाँ की उच्च वर्षा होती है और घने जंगल होते हैं, तराई क्षेत्र वो है। जो जैसे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर वर्षा यहाँ से हवाएँ टकराएँगी, जो पवनें हैं वो यहाँ पर टकराएँगी। तो जो सबसे अधिक वर्षा होगी वो ये वाले क्षेत्र में होगी, सबसे अधिक वर्षा होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो तराई क्षेत्र कहलाता है। इसलिए उच्च वर्षा और घने जंगल वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है तराई क्षेत्र है। ठीक है? तो उच्च वर्षा जो है 150 से 200 50 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ पर। सेंटीमीटर हो सकती है, यहाँ पर दलदली हुई होती है और यह क्षेत्र जो हाथियों, बाघों और जैसे वन्यजीवों से प्राकृतिक आवास मिलते हैं।
दून घाटी का उदाहरण कौन-सा है? सो दून घाटी का है देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है। कोटली दून जो है वो पंजाब में पड़ता है। पतली दून और ये सभी सही हैं, कुल मिला के सभी सही हैं। देहरादून जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसके अलावा चौखुम दून भी पड़ता है, कालसी दून भी है। ये सारे कुछ पंजाब में पड़ते हैं। पंजाब मतलब पंजाब और कह सकते हैं कि हिमाचल की सीमा पर, ठीक है? निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाएँ। विंध्याचल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी सही हैं। एक दूसरे से सही मिले हुए हैं। सभी योग में एक दूसरे से पहले से ही मेल खाते हैं। सो विंध्याचल जो श्रेणी है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है? तो इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका मैंने एक मैप में बनाया हुआ था। जैसे इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये देखो, ये वाली जो है अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है? यहाँ पर ये है आपकी नदी हो गई, कौन-सी नदी है यहाँ पर? ये नर्मदा नदी हो गई, ठीक है? ये वाली ताप्ती नदी हो गई आपकी यहाँ पर, ठीक है? तो ये वाला क्षेत्र आपका हो गया। यहाँ पर ये वाला मालवा का पठार हो गया। मालवा का नहीं, मेवाड़ का पठार है। ये मालवा का पठार हो गया। ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ये बघेलखंड का पठार हो गया। इस तरीके से ये आपका विंध्याचल श्रेणी हो गई। ठीक है? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये वाली नर्मदा नदी हो गई, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई और ये ताप्ती नदी हो गई। ठीक है? यहाँ पे कुछ अपर्दन घाटियाँ बनती हैं। ये वाला यहाँ से नदी जो निकलती है मेवाड़ के पठार से, मालवा पठार के होते हुए जाती है। चंबल नदी है। यहाँ से एक नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। जो बनास नदी है, वो कहाँ से निकलती है? वो चंबल में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से एक लूनी नदी घाटी निकलती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के कच्छ तक राजस्थान में जाती है और कच्छ में मिल जाती है। ठीक है? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मेकाल श्रेणी का सबसे ऊँचा शिखर कौन है? तो मेकाल श्रेणी जो सतपुड़ा वाले क्षेत्र पड़ती है, इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो धूपगढ़ पड़ती है। ठीक है? जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है और कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है? और वहीं जो अमरकंटक है, अमरकंटक 157 मीटर है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 42 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक फैली हुई हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी डोडा बेटा है। उपरोक्त में से कौन-सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। मतलब नीलगिरी पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है, जो मैंने कल बताया हुआ था आपको, है ना? और इसके अलावा जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा की जो सबसे ऊँची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ियों की, जिसकी ऊँचाई है वो 2637 मीटर है। तो इसलिए कौन-सा 1 और 2 दोनों सही हो जाएँगे। दोनों कथन सही है। फिर आता है ढक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ढक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, उनसे निर्माण हुआ है। और ये किस वजह से हुआ है? 6 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसकी वजह से हुआ था। और यह विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी पठारों में से एक है, जो बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 44वां आता है, भारत के तटीय मैदानों की कुल लंबाई कितनी है? तटीय मैदानों की लंबाई पूछिए कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8200 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर। सो जो तटीय रेखा की लंबाई मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 7500.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है वो 6100 किलोमीटर और द्वीपीय फिर जो तटीय रेखा है, अब मान लो तटीय रेखा है, वो 2 तरीके से मिल सकते हैं। एक आता है जो मुख्य भूमि का तटीय रेखा हो गया। मुख्य भूमि मतलब मुख्य भूमि की तटीय रेखा। मुख्य भूमि में जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाली जो तटीय रेखा है वो आ गई, ठीक है? तो ये जो है ये कितनी 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और वहीं जो अन्य है, मतलब जो कह सकते हैं द्वीप की है तटीय रेखा, तो द्वीपों की जो तटीय रेखा वो कितनी हो गई? वो हो गई द्वीपों की कौन-सी, मतलब जैसे ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये द्वीप है, तो इनकी ये वाली तटीय रेखा जोड़ सकते हैं। तो ये लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान हो गया। इन दोनों की तटीय रेखा मिला के 1416.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है? और यह 9 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा रखता है? तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो सही आंसर है, वो है गुजरात, जो कुल मिला के 1596 किलोमीटर तटीय रेखा रखता है। ये तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर लोग मिलते हैं गुजरात में, ठीक है? और जो कुल तटीय रेखा का लगभग 23% है।
और इसके बाद जो आता है वो आता है फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तटीय रेखा है वो 974 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो 906 किलोमीटर आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जो है वो 753 किलोमीटर आता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोंकण तट, ना तो ये कंकड़ तट नहीं है। कोंकण तट किस राज्य का हिस्सा है? तो मैं आपको पहले बताया हूँ, ये महाराष्ट्र और गोवा के तट का हिस्सा है। महाराष्ट्र और गोवा का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका भाग है ये। उत्कल मैदान किस राज्य का है? तो उत्कल भी मैं बता चुका हूँ आपको, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। जो महानदी है, ब्राह्मणी नदी है, इन सबके डेल्टाओं से निर्मित है। और बैतरणी नदी है, 3 नदियाँ हैं, इन सबके डेल्टा से निर्मित है। महानदी का कौन सा उद्यान है या कहें भितरनिका? यहाँ पर क्या मिलता है? महानदी का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्रोकोडाइल मिलते हैं। कौन से? खारे पानी के। डेल्टा पे एकदम डेल्टा से नहीं मिलते हैं, क्योंकि डेल्टा में तो वो मीठा पानी रहेगा। ठीक है ना यार, इतना ध्यान रख लेना, उसके निकट है उसके। ठीक है। प्रश्न नंबर 48वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप कोरल द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, दोनों सही है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे बैरन द्वीप है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 49वां आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो कहाँ पर स्थित है? तो मैं बता ही चुका हूँ, अंडमान द्वीप में स्थित है ना। जो कि यहाँ पर बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। और यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, जो राजधानी है अंडमान की, वहां से लगभग कितना, 138 किलोमीटर पर स्थित है। 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि अंतिम बार अभी 2017 में विस्फोट हुआ था। और वहीं जो नारकोंडम है, नारकोंडम द्वीप पर एक अभी निष्क्रिय ज्वालामुखी है, भी कभी फट सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 50वां आता है, लॉन्ग द्वीप, अंडमान द्वीप, अंडमान समूह, कार निकोबार, निकोबार समूह, एग्रोरम लक्षद्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप, वो है लक्षद्वीप समूह। सो ये सभी द्वीप जो है, लॉन्ग द्वीप जो है अंडमान में पड़ता है, कार निकोबार जो निकोबार समूह में पड़ता है, एग्रोरम जो द्वीप है लक्षद्वीप में पड़ता है, और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप समूह में पड़ता है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही है। 10 डिग्री चैनल किसे और किससे अलग करती है? तो बेसिकली 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वाला फैक्ट, आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो वो मालदीव में निकाय को अलग करती है। और जो पाक जलमध्य है वो भारत पाकिस्तान, सॉरी, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 आता है, भारत उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। एकदम सही है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है। पूर्वी गोलार्ध जब वर्ल्ड में आते हो आप, तो तब आता है उत्तर पूर्वी, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर देख लो आप, ये वाला जो गोलार्ध है यहाँ पे। ठीक है, और भारत बेसिकली यहाँ पे पड़ता है। तो कह सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा प्रधान माध्यान्ह रेखा के पूर्व में स्थित है। मैंने बोला था ना। भारत में कुल कितने राज्य और समुद्री तट हैं? कुल कितने राज्य समुद्री तट में हैं? तो अभी इसके बारे में बता चुका हूँ, 9 राज्य हैं। 9 राज्य में कौन-कौन से? आप जब याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ऐसे रखो, मैप बनाओ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका गोवा, इसके बाद आता है केरल, कर्नाटक, हाँ, फिर केरल आता है, केरल, इसके बाद आता है तमिलनाडु, यहाँ पर आपका क्या आता है? आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए कंप्लीट। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दमन द्वीप, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप, इसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी, और इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप,
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीजें पढ़ते हैं समुद्री तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो राजमहल की पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये नागपुर पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार है जो हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार उसका हिस्सा है। ठीक है, भारत का कौन सा भौगोलिक भाग सबसे छोटा है? कौन सा भौगोलिक भाग सबसे छोटा है? तो वो है द्वीप समूह, सबसे छोटा है। इसमें सबसे भौगोलिक भाग लक्षद्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप समूह वो 32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैलता है, 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं जो अंडमान निकोबार समूह है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.2% है, 8,281 वर्ग किलोमीटर में। मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मध्य भारत का अभी मैंने बताया हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो धूपगढ़ पड़ता है, जो 1350 मीटर पर है, 1350 मीटर है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, जो सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, मैकाल श्रेणी में आता है। और वहीं जो कालसूबाई है, जो कालसूबाई कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर जो अमरकंड गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, आता है प्रश्न नंबर 57वां, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाना है, इन सबको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है श्रीनगर, ठीक है, उसके बाद शिमला ही पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है, यानी 4 नंबर, और उसके बाद आता है आपका देहरादून, जो उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी स्थित में है। तो 1, 2, 4, 3 ये नंबर सही है। भारत की स्थिति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं है, कर्क रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण पर गुजरती है, एकदम सही है। तो ए गलत है, लेकिन आर सही है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि कर्क रेखा 30 डिग्री तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत हिंद महासागर में स्थित है, स्थित नहीं है। एशिया महाद्वीप का सही है, 3 तरफ से समुद्र सही है, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है या उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, एकदम सही है। भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, तो दोनों ही कथन सही है। जो 8 डिग्री उत्तर मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, ये कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर सबसे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में उत्तरी अक्षांश जो है ये वाला जो है यहाँ पर पड़ता है, कौन सा? ये कश्मीर में पड़ता है। और जो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा ये कुल जो है 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। तो ये हमारी क्लासेस हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लासेस है इंडियन ज्योग्राफी की। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हो सके, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास होगी, तो 3 क्लासेस होंगी ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा फिर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री होगा हमारा, ठीक है, कंप्लीट। और इंडियन इकोनॉमिक्स की आज ही क्लासेस होगी और कल क्लासेस होगी, तो 2 क्लासेस इंडियन इकोनॉमिक्स की हैं। उसके बाद जो आज स्ट्रेटजी की क्लास बची हुई थी, जो कल वाली क्लास थी, वो आज 6 बजे अपलोड होगी, और आज वाली अपनी 9 बजे अपने टाइम पर ही अपलोड होगी। तो शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये अभी नहीं, आपके भविष्य में काम आएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये चलो अभी तो सर्च कर लिया हमने, वीडियो को मिल गई है, देख लिया जाए, कोई इशू नहीं है। भविष्य में आपके जो काम आएगी, तो उसमें आप आपके सारा कुछ तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। सो प्राइम जी सेकंड वीडियो ऐप डाउनलोड किया है? नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, 5 फ्री एक्सेस टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।